स्टूडेंट बच्चे देखो, आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस करो। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट वो भी समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल लाइट है जो आप यूज़ करते हैं, ये हर तरफ फैल रही है, हर डायरेक्शन में फैल रही है। ठीक है, जैसे रूम में जो लाइट लगी होती है वो हर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जैसे आप निकोल प्रिज्म से इसको पास करते हैं तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाती है। यानी कि जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में है, जिसकी वाइब्रेशन हर तरफ नहीं है, हर डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में है, इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। जिसकी वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होगी उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल लाइट में और प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर। ये एक है ना, इसी चैप्टर का स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म से रिलेटेड टॉपिक रहता था, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि कब ऑर्डिनरी लाइट पीपीएल बनेगी? जब इसको आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे। निकोल प्रिज्म को बोलते हैं पोलराइज़र। प्रॉपर जो वर्ड है पोलराइज़र, क्या बोलेंगे इसको? पोलराइज़र से। ठीक है, तो जिसकी वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होगी उसको बोलेंगे पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट। हाँ जी बच्चे, ये डायग्राम देखो, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। जब इसको मैंने एक सब्सटेंस ए से पास किया, कोई कंपाउंड है ए, उसके सॉल्यूशन से पास किया, तो ये है ना रोटेट होगी सम एंगल के ऊपर। आनी तो बच्चे ऐसे चाहिए थी, ये बड़ी लाइट इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से ना आके थोड़ी रोटेट होगी। तो वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे उनको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ओके, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है, सॉल्यूशन है, एक्सपेरिमेंटल है, आपके पास सारा डाटा, सारा ये सेटअप लगा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल को देखते ही पता चल जाए कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तो उसका क्या मेथड होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो आप देखो आगे। क्योंकि ये तो इसके लिए तो एक सेटअप चाहिए पूरा। ठीक है, अगर आपके पास सेटअप अवेलेबल नहीं है, मॉलिक्यूल को देख के आप बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ एक टर्म है जो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप विदाउट एक्सपेरिमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाओगे थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर कि कौन से सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और कौन से सब्सटेंस ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो देखो फिर। हाँ जी बच्चों, दो डायग्राम आप लोगों के सामने, बस आपने ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डायग्राम है हैंड का और उसके सामने रखा हुआ है मिरर। एक डायग्राम है किसका? कप का, और उसके सामने रखा हुआ है मिरर। ठीक है, मिरर में ये मिरर इमेज है इसकी हैंड की, ओके, और ये कप की मिरर इमेज है। क्या दोनों सेम है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों में वीडियो पॉज करना है और आपने दोनों में डिफरेंस निकालना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपको क्लियरिटी आएगी। देखो कुछ ऐसा है बच्चे, ये मान लो आपका, ठीक है, कि सपोज करो ये राइट हैंड है तो मिरर में ये लेफ़्ट दिखाई देगा। ये कुछ वैसा है कि जैसे मान लो आपके पास ग्लव्स हैं, वो सर्दी में जो आप डालते हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि लेफ़्ट हैंड का ग्लव्स राइट हैंड में और राइट हैंड का ग्लव्स लेफ़्ट हैंड में, क्या कंफर्टली वो एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ है ना, ये मिरर इमेज इस तरह से बनेंगे, आप देखना मिरर में बना के कि ये एक हैंड आपका और जो इसकी इमेज आएगी ना मिरर के अंदर वो ऐसे आएगी, यानी कि जो थंब होगा वो इस साइड होगा, सारा ही अपोजिट हो गया।
यानी कि डिट्टो इसके जैसी नहीं बनेगी, रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बी की इमेज कैसी बनेगी, मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। अब मैं इसको ऊपर इसके उठा के रखता हूँ बी के, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जबकि अगर मैं ओ फॉर ऑरेंज या 0 लगा लो, इसको 0 इमेज लेता हूँ, ये बिल्कुल इसको सुपर इम्पोज कर देगी, बिल्कुल डिट्टो बनेगी। वैसे ये कप है, कप तो सुपर इम्पोज कर देगा, ये कप तो सुपर इम्पोज कर देगा, बिल्कुल कप बिल्कुल सुपर इम्पोज कर देगा, सुपर इम्पोज बिल्कुल सुपर इम्पोज कर देगा, डिट्टो बना है बिल्कुल एक जैसा। लेकिन ये हैंड ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। ये पता कैसा हो जाएगा कि मान लो ये जो मिरर है ना, ये मान लो राइट है तो ये लेफ़्ट का ग्लव्स है, ऐसा लगेगा आपको, यानी इसका जो थंब है, अंगूठा है जो, वो इस तरफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसको उठा के डिट्टो बिल्कुल इसके ऊपर रखोगे ना तो ये इस तरफ आ जाएगा, जबकि ये बिल्कुल सुपर इम्पोज कर देगा। तो ये सुपर इम्पोजेबल है और ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो 2 नए वर्ड सीखे आपने, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। बिल्कुल डिट्टो मिरर इमेज बनी है तो सुपर इम्पोजेबल, अगर डिट्टो नहीं बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो 2 वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, ये सुपर इम्पोजेबल है, बिल्कुल डिट्टो बना है बिल्कुल, जबकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ओके, देखो फिर आ गया। हाँ बच्चों, ये 2 टर्म है, कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल मॉलिक्यूल, या कायरल कौन से होते हैं, कायरल कौन से होते हैं। जैसे हैंड था ना, अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल था तो वो कायरल हो जाएगा, और जो सुपर इम्पोजेबल था जैसे कप था वो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। अब हमें कप और हैंड तो डील करनी है केमिस्ट्री में, हमें करनी है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कायरल क्या होंगे, अकायरल क्या होंगे, वो भी देखो। तो पेपर में अगर डेफिनेशन आती है यहाँ से, डिफाइन कायरल सब्सटेंस, कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल मॉलिक्यूल, तो आप ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। तो याद रखना है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का, मिरर इमेज का अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो कायरल है, अगर सुपर इम्पोजेबल है तो वो अकायरल है। तो ये 2 टर्म आपने पढ़नी है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखो मिरर लगा दिया, ठीक है, मिरर लगा दिया, इसमें मिरर लगा दिया तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल है जो अपना, ये कायरल है या क्योंकि अपन डील मॉलिक्यूल के साथ कर रहे हैं भाई। वो जो ऑब्जेक्ट मैंने लिए थे वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए थे। अब यहाँ पर देखो, क्या ये इसको मैं डिट्टो उठा के इधर रखूँगा तो OH तो इस साइड आ जाएगा ना इसका, तो ये कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है, कैसा है, कायरल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ बच्चे, क्या है कि हर टाइम मिरर इमेज भी पॉसिबल नहीं है कि मिरर लगा के या ड्रा स्ट्रक्चर करके आप देखते रहेंगे, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें कायरल, ठीक है। तो एक छोटी सी बात जो आपने याद रखनी है कायरल के लिए, क्या याद रखना है, जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो कायरल होगा। ये थोड़ा सा गौर करना, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब वो कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, A B C D। C तो मैं ले नहीं सकता, सेम हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कुछ और ले लो, P ले लो, चलो। जो जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर अगर मैं एग्जांपल लिखूँ इसका, कि जैसे ये कार्बन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, Br, ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये एसिमेट्रिक है, और जो एसिमेट्रिक होगा वो कैसा होगा, कायरल होगा। तो ऐसे भी आप कायरल कार्बन या कायरल कंपाउंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं आपने बताना है ये कायरल है या कायरल है, कि जैसे
क्या ये कायरल है? नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। कायरल के लिए एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन वो होगा जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। इस पे 2 तो हैं, ये तो नहीं है, तो ये अकायरल है, एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहली कि कार्बन के पास जो 4 ग्रुप जुड़े होंगे, चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? आपको मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक के लिए ध्यान रखोगे, और जो एसिमेट्रिक होगा वो कायरल होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, तो आपने वीडियो पॉज करके उसको सोल्व करना है कि वो कायरल है या अकायरल है। ठीक है, स्टार वाला कार्बन बताओ बच्चे, कायरल है या अकायरल है? स्टार, जिस पे मैंने स्टार की है, ये वाला। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने पहले खुद आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने बताना है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। यहाँ इस कार्बन के CH3 जुड़ा हुआ है, नंबर 1 अलग है ना बिल्कुल। यहाँ इस तरफ ये H है ना, यहाँ से हटा के यहाँ लगा, यहाँ H है, ये भी अलग है। जो अलग होंगे ना मैं नंबरिंग देता रहूँगा। ये ग्रुप नंबर 1 पे है, नहीं है, 2 पे है, नहीं है, नंबर 3। क्या क्लोरीन पहले है? तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपने करना है। अगली टर्म है इनैंशियोमर्स। क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करनी है। पी की मिरर इमेज कैसी आएगी? इस तरह से आएगी। ए की मिरर इमेज कैसी आएगी? ऐसे आएगी। इसको तो बोलूँगा मिरर इमेज तो है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ये क्या होगी? सुपर इम्पोजेबल। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है बच्चे। अगर ये चीज़ ना समझ में आएगी ना, फिर ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं ये नहीं बढ़ेगी आगे। तो ये जो दोनों है ना आपस में, पी और इसकी इमेज को बोलेंगे मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो जो मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इन दोनों को बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। तो लिख देता हूँ डेफिनेशन। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नॉन सुपर मिरर इमेज इज कॉल्ड इनैंशियोमर। उसको क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर बोलेंगे। होप सो क्लियर हुई होगी ये टर्म बच्चे। ये इनैंशियोमर हैं दोनों। ठीक है, इनैंशियोमर हैं ये दोनों आपस में। ठीक है, इन इनैंशियोमर का जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा, इनैंशियोमर का जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। दोबारा से सुन लो, इनैंशियोमर्स का जो 2 इनैंशियोमर हैं, ये एक पी है और इसका मिरर इमेज है। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर एक मिक्सचर बना लो। एक में पी ले लिया, और पी नहीं लेंगे आप जनरली, आप तो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, और इसका मिरर इमेज ले लिया। दोनों इनैंशियोमर हैं, दोनों क्या इनैंशियोमर, इनको इक्वल अमाउंट में ले लो। मेन बात ये है कि इक्वल अमाउंट में लेना है। इक्वल अमाउंट में लेकर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सेम लगे ये। दोनों को सेम अमाउंट में लेकर एक मिक्सचर बना दो। ठीक है, ये जो मिक्सचर बनेगा इसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या थे? इनैंशियोमर थे दोनों। क्या थे ये? इनैंशियोमर। इनसे जो मिक्सचर बना है उसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। हाँ जी बच्चों, तो 3 डायग्राम आपके सामने बने हैं। सबसे पहले मैं सभी को एक बात बोलूँगा कि वही वीडियो पॉज करके व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए, बी एंड सी, पहले देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। वीडियो पॉज कर लो। सबसे पहले चेंजेस नोट करो कि ए से बी क्या चेंज है, ए से सी क्या चेंज है। ठीक है, उसके बाद आप खुद इंटरेस्ट लोगे फिर टॉपिक में। तो देखो मैं थोड़ा सा डील करता हूँ, अभी सॉल्यूशन की तरफ पढ़ता हूँ। इधर चलता हूँ मैंने ए से बी की तरफ।
ये यहाँ सेम है, H की जगह H है, CH3 की जगह CH3 है, Y की जगह Y है, यानी कि जहाँ पर X था सेम पोजीशन पे Y आ गया, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। वर्ड आ सकता है पेपर में रिटेंशन, डिफाइन मैं करवा दूंगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, कोई चेंज नहीं हुआ। Y की जगह X की जगह Y आ गया, लेकिन एज इट इज़ है। जबकि अगर A से मैं C की तरफ जाता हूँ तो मैं कुछ इससे अलग देखता हूँ, ये यही है, लेकिन आगे क्या, इसका तो ये H और CH3 इस तरफ है, इसका इस तरफ है। जो मान लो छत्ता है एक तरह से, जो अम्ब्रेला आप यूज़ करते हैं, उल्टा हो गया हवा की वजह से, पहले इस साइड था, हवा तेज आने से इस तरफ हो गया, यानी कि चेंज होगी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सी की, वो इसे अपोजिट होगी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और इसको बोलेंगे रिटेंशन। तो ये 2 वर्ड थे जो आपने माइंड में रखने हैं कि रिटेंशन का क्या मतलब है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो रिटेंशन, अपोजिट हो जाती है तो इन्वर्जन। ये दोनों चीज़ें आपने, दोनों वर्ड आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चे, तो ये वो पार्ट था। ओके, अब आपने क्या काम करना है, इस चैप्टर से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपना जो केमिस्ट्री ग्रुप है उसके अंदर आपने सारी डाउट ग्रुप में डाल देने हैं। उन पूरे डाउट का मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। ओके भाई।